लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट नहीं करता है, और इसके हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो नेचर में ऐसा है जो वन डायरेक्शनल है, मतलब उसका उल्टा करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स वन डायरेक्शनल है, इसका उल्टा करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे और चीज़ है जो इरिवर्सिबल है, जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार से नेचुरल लॉ ऑफ फेनोमेना है, जिसके हिसाब से ऐसा इम्पॉसिबल है कि एनर्जी जो है लो से हाई के तरफ फ्लो करे बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा इंजन बना दे जिसकी इफिशिएंसी 100% हो। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि ऐसा मशीन बना दे जो कि बिना इनपुट का ही आउटपुट दे, बिना किसी इनपुट का ही परफॉर्म करे। ठीक है, हम इंसान हैं, हम लोगों को भी जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, तो अगर एनर्जी हमारे पास नहीं आएगा तो हम लोग सस्टेन नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई भी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि बिना इनपुट के आउटपुट दे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल फेनोमेना है, जो कि वन डायरेक्शनल है, उसी को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते थे। इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट हो सकते हैं। जितना बात मैंने बोला सभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ही है। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा है कि ये नेचुरल फेनोमेना का हिसाब से चलता है। हाँ, इसमें ऐसा कोई एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो वायलेट नहीं होता। तो पहले 2-4 पॉइंट लिख लेंगे इसके बारे में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला पॉइंट, इट नॉट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला पॉइंट, इट नॉट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला पॉइंट, इट इज ए काइंड ऑफ लॉ ऑफ नेचर और नेचुरल फेनोमेना। इट इज ए काइंड ऑफ लॉ ऑफ नेचर और नेचुरल फेनोमेना। काइंड ऑफ लॉ ऑफ नेचर और नेचुरल फेनोमेना। अगला पॉइंट, it is impossible to flow energy from low energy level to high energy level. It is impossible to flow energy from low energy level to high energy level, from low energy level to high energy level without any external agent. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का समझो ये स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट इसी को लिखा जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट, some process in universe is irreversible. Some process in universe is irreversible. It is impossible to reverse that process. It is impossible to reverse that process. एग्जाम्पल में लिख लेंगे एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तीसरा स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, it is impossible to make. It is impossible to make a machine it is impossible to make a machine which work without input.
चौथा स्टेटमेंट, ऐसे मशीन को परपेचुअल मशीन कहते हैं, मतलब जो मशीन मतलब बिना इनपुट के अजल आउटपुट दे तो उसे परपेचुअल मशीन नाम है उसका, जो कि बनाना पॉसिबल नहीं है। अगला स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड है, ऐसा ही कुछ है, बस कहने का तरीका दूसरा। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक ए मशीन हैविंग एफिशिएंसी 100%, हैविंग एफिशिएंसी 100%। ठीक है, ये सब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब एक चीज लिखेंगे इंट्रोपी, इसके बारे में आप केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़े होंगे। इंट्रोपी it is basically the randomness in any system. It is basically the randomness in any system. Randomness in any system. इंट्रोपी को S से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट जूल पर केल्विन हो सकता है, मतलब होगा ऐसा। ये एक प्रकार का रैंडमनेस है। चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे यूनिवर्स के लिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ ही रहा है, इंक्रीजेज ऑलवेज, ये कभी कम नहीं होगा। रैंडमनेस यूनिवर्स के अंदर बढ़ ही रहा है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कहने का मतलब हुआ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, इसी को कहते हैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम लेस देन जीरो हो सकता है, ये ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, ऐसा टाइप का चीजें हो सकती है, लेकिन दोनों का जो सम है उसी को यूनिवर्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है एंट्रोपी निकालने का, चेंज इन एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला था Q बाय T, ये तो पढ़े होंगे आप। Q का मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी, और T का मतलब टाइम की टेम्परेचर। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट हो, व्हेन टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली इन फेज चेंज, ओनली इन फेज चेंज के समय में। जैसे 0 डिग्री सॉलिड से 0 डिग्री लिक्विड हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, उसी तरीके से 100 डिग्री से 100 डिग्री में जो वाटर का कन्वर्जन होता है लिक्विड से गैस, उस जगह में जहां पर फेज का कन्वर्जन होगा उस जगह में ये फॉर्मूला लगाएंगे Q बाय T। Q को आप फिर M इंटू L भी लिख सकते हैं, M इंटू लेटेंट हीट बाय टेम्परेचर, ये हुआ चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज कर जाए तब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा रीडिजाइन करते हैं। इफ टेम्परेचर चेंजेज, अगर टेम्परेचर बदले तो उस सिचुएशंस में जो चेंज इन एंट्रोपी है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी। ठीक है, तो dq बाई टी, dq बोले तो हीट, अब टेम्परेचर बदल रहा है तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा ms डेल्टा थीटा, तो इसे हम लिख देंगे ms डेल्टा थीटा मतलब डेल्टा t बाई टी, फ्रॉम लोअर टेम्परेचर T1 टू हायर टेम्परेचर T2। m और s मास और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगा, बाहर कर ले, t हो जाएगा m इंटू एस dt बाई टी, लॉग t हो जाएंगे, लोअर लिमिट T1 हायर लिमिट T2, तो एक बार T2 रखेंगे एक बार T1 रखेंगे, तो log T2 माइनस log T1, इसका मतलब log T2 बाय T1। तो जो इंट्रोपी का चेंज हुआ उसका फॉर्मूला जो हमको याद रखना है m इंटू एस मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू log T2 बाय T1, बराबर। तो ये फॉर्मूला तब है जब क्या होगा, टेम्परेचर बदले। ठीक है,
तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि टेम्परेचर बदलने से एंट्रोपी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी का चेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यहाँ फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो बराबर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे और यही लगा देंगे आप दोनों कंडीशंस में तो गलत हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ने वाली है। इसी क्लासरूम में टेम्परेचर बढ़ा देंगे, आग लगा देंगे तो रेंडमनेस बढ़ जाएगा। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब एंट्रोपी का फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, तब एंट्रोपी का फॉर्मूला ये हो जाएगा m इंटू एस इंटू लॉग T2 बाय T1। जैसे जैसे ये टेम्परेचर बड़ा होता जाएगा T2 की वैल्यू ये नंबर 1 से बड़ा होता जाएगा, तो लॉग का आउटपुट बड़ा होता चला जाएगा, तो एंट्रोपी का चेंज बड़ा होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो ये बात भी सही है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है, और ये बात भी सही है कि एंट्रोपी के चेंज का फॉर्मूला Q/T होता है। ठीक है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब फेज चेंज हो रहा है सब्सटेंस का, उस वक्त एंट्रोपी के चेंज का फॉर्मूला ये है। हर समय में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो मिस्टेक आगे चल करके नहीं होना, बराबर है। तो लिख डालेंगे आप एंट्रोपी के बारे में इतनी सारी बातें। अच्छा, स्टार्टिंग में एक लॉ है जो मैंने बताना भूल गया, मुझे लगता है सबको आता होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी तो ए और सी भी, हम लोग तो रोज ही देखते हैं, वो मेरा दोस्त है उसका वो दोस्त है तो हमारा भी दोस्त है। लिख लिया सबने? यहीं पर एक छोटा सा ये भी लिखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी का चेंज क्या होने वाला, बढ़ने वाला है। नेक्स्ट लिखेंगे हीट इंजन। हीट इंजन हीट इंजन का काम क्या है, सोर्स हाई टेम्परेचर पर रहता है, हाई टेम्परेचर, यहां से एनर्जी लेना, मान लीजिए Q1 एनर्जी लिए, इसका टेम्परेचर को मैं T1 कह देता हूं। ये है इंजन, उस एनर्जी का को वर्क में कन्वर्ट करना, और जो रिमेनिंग बच गया वो सिस्टम से बाहर कर देना, सिंक को दे देना। सिंक रहता है किस, कौन से टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर को T2 कह देता हूं। मतलब अभी सभी जितने भी फॉर्म इंजन पढ़ेंगे उस सभी में आपको ध्यान रखना T1 हाई है और T2 लो है, सभी में एक ही फॉर्मूला लगाने वाले हम लोग, मतलब एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये Q2 है, ठीक है। तो इसका मतलब T1 जो है वो बड़ा है और T2 छोटा है। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मतलब सोर्स, लो टेम्परेचर मतलब सिंक। तो हीट इंजन एक प्रकार का ऐसा इंजन है जो कि सोर्स से एनर्जी लेता है, मतलब इनपुट के रूप में क्या लेता है, एनर्जी, हीट। ठीक है, उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है वर्क डन में, मैकेनिकल वर्क में। जो रिमेनिंग, अब पूरा का पूरा 100% इफिशियंसी तो है नहीं, अगर 100% इफिशियंसी होती तो पूरा का पूरा जो एनर्जी लिया वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हीट इंजन हीट लिया एज ए इनपुट, हीट एनर्जी लिया एज ए इनपुट, उसको उसने मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट किया। हाँ जी, मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट किया, तो जो बच गया रिमेनिंग अमाउंट, जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो बाहर निकाल दिया सिस्टम से, इंजन से बाहर कर दिया, उसे कहते हैं सिंक। सिंक मतलब लो टेम्परेचर को वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया। ठीक है, तो यही है प्रोसेस जो मशीन फॉलो करता है, जितने भी हीट इंजन है वो यही प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इसमें देखिए कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि इनपुट और आउटपुट आपको पता करना है कि इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है। तो एक मशीन इनपुट कौन है, जो उसने हीट लिया वही है इनपुट, और जो वर्क उसने किया वही है आउटपुट। तो हमारे ये जो हीट इंजन है उसका हम आउटपुट लेना चाह रहे थे, आउटपुट मतलब मैकेनिकल वर्क लेना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये जो वर्क डन है ये हो गया क्या, आउटपुट, और ये जो एनर्जी है वो हो गया क्या, इनपुट। तो अगर हमको इफिशियंसी निकालना हो, इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ पर जो इफिशियंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वर्क डन बाय
Q1। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये Q1 W प्लस Q2 के बराबर होने वाला है। एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से Q1 जो होगा वो Q2 प्लस वर्क डन हो जाएगा। और अगर इफिशियंसी देखना है ईटा, इफिशियंसी, तो इसका मतलब हो जाएगा आउटपुट। इफिशियंसी का हमेशा ही कॉन्सेप्ट होता है आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। परसेंटेज निकालना तो इनटू 100, तो आउटपुट जो है वो क्या हो गया W वर्क डन, और इनपुट क्या हो गया Q1। अब W को वर्क डन को क्या लिखेंगे Q1 माइनस Q2, जिसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाय Q1। अब ये Q1 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला जो अपन को ध्यान रखना है वो 1 माइनस Q2 बाय Q1। और इसी को टेम्परेचर से अगर रिलेट करेंगे तो Q2 का मतलब टेम्परेचर T2 और Q1 का मतलब टेम्परेचर T1। तो यही हो गया 1 माइनस T2 बाय T1 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और इन टर्म्स ऑफ हीट। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला जो कि हीट इंजन में लगता है, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है कार्नोट साइकिल में। कौन सी साइकिल में? कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन जो है एक प्रकार का थियोरेटिकल इंजन है, मतलब जो प्रैक्टिकली कभी बनाया नहीं गया है, बस थ्योरी में बात किया गया ऐसा 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 करेंगे तो इफिशियंसी 100% हो जाएगी। इफिशियंसी 100% कब हो जाएगी? जब ये T1 की वैल्यू देखो 100% होने का मतलब ईटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। तो 1 तभी होगा जब ये वाला जो सिचुएशन है वो 0 हो जाए, बराबर। तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो ये वाला सिचुएशन 0 कब होगा? या तो T2 0 हो जाए या T1 इनफाइनाइट। तो नीचे वाले को इनफाइनाइट अगर कर देंगे, सोर्स के टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर देंगे, जितना ज्यादा सोर्स का टेम्परेचर होगा और जितना कम सिंक का टेम्परेचर होगा इफिशियंसी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो अगर इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाने हैं तो हमको सोर्स के टेम्परेचर को तो दोनों के बीच का गैप को क्या करना है? बढ़ाना है। तो सोर्स के टेम्परेचर इनफाइनाइट पे चला जाएगा और सिंक का टेम्परेचर कहां पर पहुंच जाए? 0 पे चला जाए। तो उस सिचुएशंस में इफिशियंसी कितनी मिलेगी? 100%। ना तो सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट प्रैक्टिकली करना पॉसिबल है और ना ही सिंक का टेम्परेचर 0 प्रैक्टिकली करना पॉसिबल है। 0 बोले तो 0 केल्विन की बात हो रही, 0 डिग्री की बात नहीं हो रही। तो 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो अभी तक जो हम लोग नहीं पहुंचे, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ना तो 0 किया जा सकता है, 0 केल्विन नहीं किया जा सकता, ना ही इसको इनफाइनाइट केल्विन किया जा सकता है। इसका मतलब थ्योरी में अगर ऐसा होता कि ये 0 केल्विन हो जाता या फिर ये इनफाइनाइट केल्विन हो जाता तो उस सिचुएशन में इफिशियंसी 100% हो जाती। मतलब एक ऐसा एक दिन आएगा, हम एक मशीन बनाएंगे जिसमें सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट पे रखेंगे और सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन पे रखेंगे। उस दिन हमारा जो मशीन हो जाएगा उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो एक दिन ऐसा आएगा, बट अभी तक आया नहीं है। तो इसीलिए ये थियोरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें नहीं है। तो लिखेंगे हीट इंजन के बारे में थियोरी नहीं, एक लाइन लिख लीजिए कुछ, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। हीट इंजन के बारे में, मशीन which takes या which convert heat energy into mechanical work, heat energy into mechanical work। हो गया, इतना थियरी काफी है। हाँ ठीक, अब बस ये डायग्राम बना के फॉर्मूला लिख दे। एटलीस्ट 3-4 लाइन होना चाहिए, काम हो जाता नहीं इसी से। इफिशियंसी का सेम फॉर्मूला हीट इंजन और कार्नोट साइकिल, बाद में कार्नोट साइकिल हम पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर लिख लेना हीट इंजन एंड कार्नोट इंजन, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है, सब कुछ सेम। If source at infinite temperature or sink at 0 Kelvin, then efficiency 100%. Only नेक्स्ट लिखेंगे
रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर का काम जो है वो हीट इंजन का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। वो क्या करता है, रेफ्रिजरेटर कहने का मतलब फ्रिज, ठीक है, और एसी दोनों एक ही काम करता है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो उसका काम होता है जहां का टेम्परेचर कम है उसे और कम करना, ठीक है। एसी में रहता है मेंटेन करना, बट फ्रिज में हमेशा प्रयास क्या रहता है, टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना, डाउन करना। तो टेम्परेचर को डाउन करना मतलब लो टेम्परेचर पे कौन है, सिंक, तो यहां से वो एनर्जी लेगा, लोअर से एनर्जी लेगा वो, तो लोअर सेक्शन से एनर्जी लेगा, तो इसका मतलब एनर्जी लो से लेकर के किसको देगा, बाहर देगा, एटमॉस्फेयर को देगा। तो एटमॉस्फेयर को देगा मतलब हाई टेम्परेचर को देगा। तो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम रहता है और फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो अंदर के टेम्परेचर को और डाउन करना है। तो इसका मतलब अंदर से एनर्जी निकाल करके बाहर लेके जाएगा, तभी अंदर का टेम्परेचर क्या होने वाला है, डाउन होने वाला है। तो अंदर के टेम्परेचर को डाउन करना है तो लो एनर्जी लेवल से सिंक से एनर्जी लेना पड़ेगा और हाई एनर्जी लेवल सोर्स को एनर्जी देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टी गंगा हो गई, मतलब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में लेकर के जाना है। तो ये खुद ब खुद होगा नहीं, जैसे पहले वाला प्रोसेस खुद ब खुद हो गया, हाई से एनर्जी लो की तरफ फ्लो हो रहा था, तो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस था, हो जा रहा था। बट ये वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इसे कराना पड़ेगा, और इसे कराना है तो एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ेगी हमको। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा यहाँ वर्क करना पड़ेगा, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके सर्किट वर्किट लगा करके जो है वर्क डन करते हैं। अगर हम लोग स्विच ऑन नहीं करेंगे, लाइट बंद कर देंगे, तो फिर वो काम नहीं करेगा। वहां से हमने वर्क डन दिए, तो वो वर्क लेकर के ये उस वर्क के सहारे, वर्क की वजह से लोअर टेम्परेचर से एनर्जी लिया, और अगर एनर्जी लिया तो किसको दिया, सोर्स को दिया। मतलब जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली उल्टा हो गया। हीट इंजन में सोर्स से एनर्जी लिया जाता था, वर्क डन किया जाता था, और रिमेनिंग सिंक को दे दिया जाता। यहाँ पर सिंक से लेना है, वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, सिंक से लेने के लिए, और फिर वो किसको दे देना है, सोर्स को दे देना, हायर टेम्परेचर को दे देना है। यही प्रोसेस है किसका, रेफ्रिजरेटर का। तब इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा रेफ्रिजरेटर का जो मेन गोल है वो क्या करना है। रेफ्रिजरेटर का मेन काम क्या है, उसके अंदर जो टेम्परेचर है उसे कम करना। मतलब कौन सा रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा है ये कैसे अपन तय करेंगे, जिसमें टेम्परेचर जितना कम होगा, जितने अच्छे से लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करेगा वो रेफ्रिजरेटर ज्यादा अच्छा होगा। मतलब हमारे लिए वहां आउटपुट कौन सा हुआ, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है हमारे लिए अब क्या हो गया, आउटपुट। मतलब हमारा गोल रेफ्रिजरेटर में यही रहता है कि ये वाला सेक्शन कितना अच्छा काम कर रहा है, और ऐसा काम कराने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ रहा है, मजबूरी में जो हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो जो हम दे रहे हैं वो, इसका मतलब हम क्या लगा रहे हैं, उस प्रोसेस को करने के लिए इनपुट लगा रहे हैं। तो यहाँ जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। जो हमने एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क कर रहे हैं वो हो जाएगा यहाँ पर इनपुट, और जो सिंक का टेम्परेचर है, सिंक से जो मिलने वाला एनर्जी है वो हो गया आउटपुट। और वेस्टेज हो गया कौन सा, Q1, जो कि हाई की तरफ हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन अभी भी वैलिड रहेगा। ये तो मतलब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसा हो गया कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, तो कराना है तो वर्क डन हमको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन अभी भी वैलिड है। ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी इक्वल टू ये एनर्जी, मतलब अभी भी Q1 इक्वल टू क्या होने वाला है, Q2 प्लस W होने वाला है, वर्क डन। अब अगर हम यहाँ इफिशियंसी लगाएंगे तो इफिशियंसी का फॉर्मूला फिर आउटपुट बाय इनपुट होगा, या यहाँ पर चीजें उल्टा है तो इनपुट बाय, अच्छा नहीं, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट में कौन लेंगे, Q2। तो यहाँ पर जो हो गया वो Q2 अपॉन W,
ठीक है, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं अपन, Q1 माइनस Q2, तो ये हो गया Q2 बाय Q1 माइनस Q2, ये हो गया इसके इफिशियंसी का फॉर्मूला, इफिशियंसी ऑफ क्या, रेफ्रिजरेटर। तो लिख लेंगे आप रेफ्रिजरेटर। इसके बारे में थ्योरी लिखेंगे, इट इज डिजाइन टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ सिंक, इट इज डिजाइन टू लोअर या फिर डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय टेकिंग सम वर्क फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट, वर्क फ्रॉम सम एक्सटर्नल एजेंट, मतलब ये वर्क डन को सिंक के एनर्जी में से एनर्जी लेने में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, इफिशिएंसी लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे फिर हीट पंप, हीट पंप हीट पंप का भी काम जो प्रोसेस है बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर दोनों का जो वर्किंग प्रोसेस है वो सेम है, और अपोजिट टू है हीट एनर्जी, मतलब हीट इंजन। ये हुआ वर्क डन, यहाँ पर भी रिलेशन Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W। अब इसमें हीट पंप का काम क्या है, हीट पंप का काम है टेम्परेचर को गर्म करना, माहौल को गर्म करना। जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो अभी जो लगेगा वो क्या लगेगा, हीट पंप, जो कि रूम को क्या रखेगा, गर्म रखेगा। ठीक है, तो अगर हमको जो माहौल है उसे गर्म करना है, इसका मतलब उसकी टेम्परेचर को क्या कराना है, बढ़ाना है। तो उसकी टेम्परेचर को बढ़ाना है, इसका मतलब अब हमारे लिए आउटपुट कौन हो गया, अब हमारा मेन इंटरेस्ट किस पे रहेगा, हाई टेम्परेचर पे जो चीजें हैं उसकी टेम्परेचर और बड़ी हो जानी चाहिए। बाहर का टेम्परेचर कम है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, और हमारे कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। हमारे कमरे का टेम्परेचर तभी ज़्यादा होगा जब बाहर से एनर्जी हम लेंगे और कमरे में लाएंगे, तो टेम्परेचर यहाँ का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, लो सिस्टम से सिंक से एनर्जी को ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं, जहाँ टेम्परेचर पहले से ज़्यादा था उसकी टेम्परेचर को और बढ़ाने के लिए, बराबर। तो यही हमारा इंटरेस्ट है। तो ऐसा करने के लिए फिर हमको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस का क्या है, उल्टा है। जो नेचुरली होना चाहिए उसका क्या है, उल्टा। एनर्जी का फ्लो का डायरेक्शन उल्टा है, जिसमें हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस मतलब यही फॉलो करेगा। लो एनर्जी लेवल मतलब सिंक से एनर्जी लिया जाएगा, एक्सटर्नल वर्क करा जाएगा, और आउटपुट किसको दिया जाएगा, हाई टेम्परेचर वाले को, सोर्स को। इसका मतलब रूम को गर्म करना है, जो हाई टेम्परेचर पे है उसे और ज़्यादा टेम्परेचर पे लेके जाना है। इसका मतलब इसमें बस आउटपुट और इनपुट का जो चीज़ें हैं वो बदल गई। इनपुट तो अभी भी वर्क डन ही रहेगा, पर आउटपुट अब यहाँ पर कौन हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आउटपुट। तो जब इसकी इफिशियंसी की बात करेंगे तो इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। मतलब बस नाम अलग है लेकिन काम मतलब सेम ही है, इफिशियंसी। बस उसे कहते क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसे मैं अल्फा से डिनोट कर देता हूं। कॉन्सेप्ट सेम है, बस नाम अलग है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसे कि इफिशियंसी होता है वही सेम चीज है ये, आउटपुट बाय इनपुट। बोलने का तरीका बस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। आउटपुट के जगह कौन सा एनर्जी आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, और इनपुट के जगह कौन सा एनर्जी आ जाएगा, वर्क डन आ जाएंगी। फिर वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2।
तो ऊपर में ये हो गया Q1 और नीचे में हो गया Q1 माइनस Q2। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका, हीट पंप का, हीट पंप का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला हो गया Q1 बाय Q1 माइनस Q2। तब आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा ये वाला फॉर्मूला क्या है, Q2 बाय Q1 माइनस Q2, और ये वाला फॉर्मूला क्या है, Q1 बाय। तो अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूं, ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं +1 कर दूं, इमेजिन करो बस आप, यहाँ +1 करना है, तो अगर मैं +1 करूंगा तो एलसीएम तो यही रहेगा, ऊपर में हो जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q2, तो Q2 और Q2 तब ऊपर में क्या हो जाएगा, मतलब यही हो जाएगा क्या, मतलब उसे हम अल्फा कह देंगे क्या, मतलब हमारे पास एक रिलेशन हो गया अल्फा इक्वल टू 1 प्लस ईटा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है ये हीट पंप का, ठीक है, और ये जो है वो किसका है, रेफ्रिजरेटर का, +1, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी में एक ऐड कर देंगे तो किसका परफॉर्मेंस हो जाएगा, हीट पंप का, ठीक है। अब अगर इस हीट पंप को हीट इंजन या कार्नोट साइकिल से अपन को रिलेट करना है तो देखो आप ध्यान से क्या होने वाला है, ये फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 बाय Q1, ये फॉर्मूला है Q1 बाय Q1 माइनस Q2, है ना, तो वहां पर Q1 माइनस Q2 बाय Q1 और यहाँ पर Q1 बाय Q1 माइनस Q2, तो क्या है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अल्फा जो है वो इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, बराबर। दोनों इफिशियंसी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। ये किसका, किसके लिए है, रेफ्रिजरेटर के लिए, किसके लिए है, हीट पंप के लिए, ये किसके लिए है, हीट इंजन या फिर कार्नोट साइकिल, बराबर। तो ये एक रिलेशन हो गया तीनों के बीच में, लिख डालेंगे अब आप हीट पंप के बारे में। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, it is used to increase the temperature of क्या, closed system या फिर सोर्स, या फिर ऐसा माहौल गर्म करने के लिए लगता है ये। नेक्स्ट लिखेंगे कार्नोट साइकिल। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक हमने समझो कि सिलेंडर ले लिए या एक वेसल जिसमें ये पिस्टन हो गया, इसमें गैस भर दिए, इसमें ये पिस्टन और ये वॉल दोनों के दोनों एडियाबेटिक हैं, मतलब वहां से कोई एनर्जी अंदर, हीट एनर्जी जा नहीं सकता और ना ही बाहर आ सकता, बट नीचे का जो प्रोसेस है वहां से हीट एक्सचेंज हो सकता है, में एक्सचेंज हीट। इसमें एक सोर्स होता है, ये हाई टेम्परेचर पे होगा, इसे T1 कह देते हैं। एक सिंक होता है, ये लो टेम्परेचर पे होगा, इसे हम T2 कह देते हैं। और एक स्टैंड होता है, इसका जो ये सरफेस है बेस वो एडियाबेटिक है,
ठीक है, मतलब जब उसको उसके ऊपर रख देंगे तो फिर हीट का एक्सचेंज जो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के बीच में वर्क करता है, मतलब सोर्स और सिंक के बीच में वर्क करता है। कैसा इसका प्रोसेस है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाता हूं। पहले ये मान लो इस जगह में है, तो वहां से ये एक्सपेंड करेगा पहले गैस, ठीक है, आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके एक्सपेंशन होगा। ये आइसोथर्मली एक्सपेंशन करेगा एट टेम्परेचर T1, और ऐसा प्रोसेस में ये एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी लेता है। मान लीजिए इसने Q1 हीट लिया, इसको जब हमने सोर्स पे रख दिए थे, तो सोर्स पे रख दिए तो वॉल से कहीं से कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता, पिस्टन से कहीं से कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये सोर्स से एनर्जी नीचे के सहारे लेगा, और जब नीचे के सहारे हीट एनर्जी लेगा तो हीट एनर्जी लेने की वजह से फिर वो क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा। और ये कौन से टेम्परेचर पे होगा, T1। तो चूंकि टेम्परेचर मेंटेन रहेगा इसीलिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अगर ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो इसमें इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जो भी यहाँ से हीट लिया जाएगा वो सब के सब हीट इसके वॉल्यूम को बढ़ाने में यूज होगा, मतलब वर्क डन करने में यूज होगा। तो ये आइसोथर्मली क्या किया, एक्सपेंड किया। उसके बाद आइसोथर्मली एक्सपेंशन जब हो गया, टेम्परेचर T1 है, तो अब इसे यहाँ से उठा करके स्टैंड के ऊपर रख देंगे। तो जब उसे उठा करके स्टैंड के ऊपर रख देंगे, सिलेंडर को उठा करके स्टैंड के ऊपर रख देंगे, तो अब बेस भी कैसा हो गया, एडियाबेटिक। अब कहीं से हीट ना तो बाहर से आ सकता है ना ही बाहर जा सकता है, न वॉल से, न पिस्टन से, न ही बेस वाले पार्ट से। सिलेंडर में किसी भी तरीके से कहीं से भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। लेकिन अब इस सिस्टम पे रख दिए, मतलब स्टैंड पे रख दिए, स्टैंड पे रख दिए, उसका टेम्परेचर क्या था, पहले T1 था। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वो ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, लेकिन हीट तो अभी एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो जब टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम होने का मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगा, उसका डिक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी, और हीट का चेंज क्या है, 0। तो अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, फिर बढ़ेगा। तभी तो दोनों का सम मिल करके क्या होगा, 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब जब इसे स्टैंड पे रख दिए हैं, प्रोसेस एडियाबेटिक हो गया, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। अब टेम्परेचर धीरे धीरे समय के साथ कूल होगा, तो जैसे जैसे कूल होगा तो ये नेगेटिव आने वाला है। तो इसका मतलब वर्क किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। जितना इंटरनल एनर्जी में बदलाव होगा वो एनर्जी कहाँ चला जाएगा, वर्क डन करने चला जाएगा, बराबर। दोनों मिलकर के टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वर्क डन में चला गया, इसका मतलब वर्क पॉजिटिव हुआ, और वर्क पॉजिटिव का मतलब वॉल्यूम बढ़ना कि कम होना, बढ़ना। तो फिर ये एक्सपेंड करेगा, लेकिन उस प्रोसेस में चूंकि हीट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो प्रोसेस कैसा रहेगा, एडियाबेटिक। तो जो कार्नोट साइकिल का जो अगला सेकेंड स्टेप है वो एडियाबेटिकली क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा। एडियाबेटिकली क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा। अब एडियाबेटिकली एक्सपेंशन करा तो इस प्रोसेस में उसका टेम्परेचर जो T1 था उससे टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया, लो पे, मान लीजिए T2 पे पहुंच गया। तब तक एक्सपेंशन हमने होने दिए, वहां पर अलाउ किया एक्सपेंशन को, जब तक कि वो टेम्परेचर कौन से, सिंक के बराबर टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए। एक बार सिंक के बराबर टेम्परेचर पे पहुंच गया तो अब इसे उठा लिए यहाँ से और वापस सिंक पे रख दिए। तो सिंक पे रख दिए तो सिंक पे टेम्परेचर क्या है, T2। अब T2 टेम्परेचर है और ये बाहर का टेम्परेचर, इसके अंदर का टेम्परेचर T2 है, तो अब टेम्परेचर क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। अब चूंकि वॉल एडियाबेटिक है, पिस्टन एडियाबेटिक है, बट नीचे का सरफेस कट गया, मतलब अब वो एडियाबेटिक नहीं है। अब एडियाबेटिक नहीं है तो वो सिस्टम हीट एनर्जी दे भी सकता है और हीट एनर्जी ले भी सकता है। तो अभी भी अगर उसके अंदर एनर्जी है तो वो एनर्जी एग्जॉस्ट करेगा, बाहर करेगा। और अगर एनर्जी ये बाहर करता है, Q को ये क्या करेगा, बाहर। अब सेकेंड प्रोसेस में जो स्टैंड पे रखा हुआ है, उस पे रखा हुआ है, सिंक पे रखा हुआ है, उसमें ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये बाहर हुआ तो हीट का बाहर निकलना, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये वाला टर्म 0। तो ये नेगेटिव, इसका मतलब वर्क डन को क्या होना पड़ेगा, अब नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन या कंप्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये प्रोसेस, अब ये जो गैस है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। अब ये गैस में होगा कंप्रेशन,
इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकलेगा। कौन से टेम्परेचर पे होगा? T2 पे। तो ये आइसोथर्मल, आइसोथर्मल क्या है? कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। कंप्रेशन होने के बाद इसको उठा करके वापस हमने सोर्स पे रख दिए, सॉरी किस पे रखेंगे? अब स्टैंड पे रखेंगे, तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा तो उस प्रोसेस में अब फिर से हीट का बाहर जाना या बाहर से हीट का आना बंद हो जाएगा, बराबर। तो अब इस प्रोसेस में हीट बाहर जा नहीं सकता, बाहर मतलब बाहर से आ नहीं सकता, तो फिर से ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। कंप्रेशन का प्रोसेस चल ही रहा है, तो ये नेगेटिव जो वर्क डन है वो कंटिन्यू है, इसको जीरो करना है। तो कब होगा जीरो? जब ये टर्म क्या हो जाए? पॉजिटिव। और ये टर्म पॉजिटिव कब होगा? जब टेम्परेचर अब बढ़ेगा कि कम होगा? तो अब ये टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ। टेम्परेचर बढ़ करके तब तक जब तक कि वापस कौन सा टेम्परेचर ना हो जाए? T1 ना हो जाए। तो फिर ये हो गया कंप्रेशन एक प्रकार का। ये ऐसा ही रहना चाहिए जैसा ये वाला है। ये कैसा कंप्रेशन है? एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसमें T1 T2 टेम्परेचर से कहाँ पहुंच गया? T1 टेम्परेचर पे, ठीक है, वापस पहुंच गया। साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर से उसे सोर्स पे रखेंगे, फिर ले जा करके स्टैंड पे रखेंगे, फिर सिंक पे रखेंगे, फिर स्टैंड पे रखेंगे, फिर सोर्स पे रखेंगे। यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलने देंगे, ठीक है। लिखो कार्नोट इंजन लिखेंगे, इट इज साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। अब इतनी सारी बातें जो मैंने समझाया वो ना पूछा जाता है ना आपको ध्यान रखना है, बस डायग्राम ये ग्राफ ध्यान रखने हैं और क्या क्या टर्म यूज होते हैं बस ये ध्यान रखना है, तो बना दो बस। हो गया? कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, 2-3 पॉइंट और है, लिख लो पहले तब क्वेश्चन करो। लिखेंगे पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन के बारे में। इफिशियंसी 51%, पेट्रोल इंजन efficiency 51%. It takes 98% air, 2% petrol as working agent. 98% air, 2% petrol as working agent. It also known as Otto, O-T-T-O, O-T-T-O, Otto. It also known as Otto, पेट्रोल इंजन का नाम है। फिर लिखेंगे डीजल इंजन, आप बताओ इफिशियंसी 64%। किसने बोला? डीजल इंजन इफिशियंसी लिखेंगे 64%। 64%। It takes 2% diesel, 98% air as working agent. Two percent diesel, 98% as working agent। हो गया। सवाल करते हैं।